साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर जे.एल. बघेल, शासकीय महाविद्यालय गुरुर, जिला बालोद। आज समाजशास्त्र विषय पर विश्वविद्यालय के निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार BA भाग 3 समाजशास्त्र विषय द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान की पद्धति के तहत इकाई द्वितीय से वैज्ञानिक पद्धति की प्रयुक्तता पर चर्चा करने जा रहा हूं। साथियों, विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री न होकर एक ऐसी सामग्री है जिसे वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राप्त किया जाता है। जहां प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया जाता है, वहीं सामाजिक विज्ञानों में भी सामाजिक घटनाओं को समझने हेतु इसी पद्धति का उपयोग किया जाता है। अतः किसी भी विषय सामग्री या ज्ञान भंडार को विज्ञान बनाने में इस बात का विशेष महत्व है कि उसे कैसे प्राप्त किया गया है, किस पद्धति को काम में लिया गया है। यदि वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से सामाजिक घटनाओं को समझने और विषय सामग्री को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है तो इसे विज्ञान ही कहा जाएगा। विज्ञान के संबंध में स्टुअर्ट चेंज ने लिखा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। इस बात को अन्य शब्दों में व्यक्त करते हुए प्रोफेसर ग्रीन ने भी लिखा है कि विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीके से लिया जाता है। स्पष्ट है कि जिस किसी विषय में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है वही विषय विज्ञान है, चाहे वह प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में हो या सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में। यहाँ वैज्ञानिक पद्धति को भलीभांति रूप से समझने के लिए विज्ञान के अर्थ को भी समझ लेना आवश्यक है। तो आइए पहले हम विज्ञान का आशय समझ लें। साधारणतया लोग विज्ञान का अर्थ विशेष प्रकार की विषय सामग्री, सब्जेक्टिव मैटर से ही लगाते हैं। इस दृष्टि से वे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र आदि विषयों को ही विज्ञान मानते हैं। ऐसे लोग सामाजिक तथ्यों एवं प्रघटनाओं, सामाजिक समूहों, संस्थाओं, समाजों एवं सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विषय को विज्ञान नहीं मानते। वे तो समझते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनों, एटमों, पिंडों, नक्षत्रों, चट्टानों, जीवाणुओं, कंकालों एवं खोपड़ियों के अध्ययन से संबंधित विषय को ही विज्ञान के रूप में मानते हैं, परंतु यह उनका भ्रम मात्र है। वास्तव में विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री न होकर के वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान है। यदि किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए संग्रहित किया जाए तथा इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों के आधार पर सिद्धांत बनाए जाएं, तो ऐसे विषय को विज्ञान ही माना जाएगा। विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की विषय सामग्री से न होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान से होता है। जहाँ तक विज्ञान की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की ओर आप सबका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा। मार्टिन और मोनाचेसी ने विज्ञान के विभिन्न तत्वों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि विज्ञान भी विचारने का ही एक ढंग है और सभी प्रकार के विचारों की तरह यह समस्याओं के प्रत्युत्तर के रूप में उदित होता है। विज्ञान के लिए जिन आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है वे इस प्रकार से हैं। पहला, अवलोकन। विज्ञान में अवलोकन के महत्व को प्रकाश डालते हुए
हार्ट ने लिखा है कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और उसकी पुष्टि के लिए अंततः अवलोकन पर ही लौट आना पड़ता है। तब समाजशास्त्री को अपने आप को सावधानीपूर्वक अवलोकन करने में प्रशिक्षित करना चाहिए। अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर विषय या तथ्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करता है। विज्ञान में अवलोकन का विशेष महत्व है। दूसरी विशेषता है सत्यापन या वर्गीकरण। विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अवलोकन विधि द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की जांच या परीक्षा की जाती है। इसी को सत्यापन के नाम से पुकारा जाता है। अन्य शब्दों में सत्यापन का अर्थ किसी भी प्राप्त तथ्य या निष्कर्ष की प्रामाणिकता का पता लगाना है। सत्यापन के लिए पहली स्थिति से मिलती जुलती किसी अन्य स्थिति को लिया जाता है और यदि दोनों स्थितियों में समानता पाई जाती है या दोनों की प्रकृति एक सी है तो यह कहा जा सकता है कि प्राप्त तथ्य प्रामाणिक हैं। वर्गीकरण प्राप्त तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करना ही वर्गीकरण कहलाता है। इसमें तथ्यों को अलग अलग वर्गों में इस प्रकार रखा जाता है कि एक वर्ग में समान तथ्य ही आए और इस आधार पर बनने वाले विभिन्न वर्गों के बीच एक पारस्परिक संबंध बना रहे। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना है ताकि वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सकें। तीसरी विशेषता है सामान्यीकरण। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व या विशेषता सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण का अर्थ है प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात करने से है। इसमें कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण तथ्यों या पूरे समग्र पर लागू किया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे कुछ प्रतिनिधि विद्यार्थियों के अध्ययन के आधार पर कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो केवल अध्ययन किए गए विद्यार्थियों पर ही लागू न होकर संपूर्ण क्षेत्र या संपूर्ण समूह के लिए या विद्यार्थियों के लिए लागू होते हैं। चौथा है भविष्यवाणी। विज्ञान का प्रमुख तत्व उसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता का होना है। यदि किसी भी विषय में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में पहले से अनुमान लगा लिया जाए तो उस विषय को विज्ञान कहा जाएगा। सर्वेक्षण या शोध कार्य के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष यदि प्रमाणित हैं अर्थात सत्य हैं तो भविष्य में भी परिस्थितियों के समान रहने पर से वे सत्य ही रहेंगे। इस प्रकार विज्ञान में भविष्यवाणी करने की क्षमता पाई जाती है। पांचवा विज्ञान की विशेषता है वैज्ञानिक प्रवृत्ति। उस विषय को विज्ञान कहा जाता है जिसमें संबंधित तथ्यों का संकलन अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए करे। ग्लीन और ग्लीन ने विज्ञान में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए उसकी 5 उपविशेषताओं का उल्लेख किए हैं, जिसमें पहला है तटस्थता या वैश्विकता। इसमें अध्ययनकर्ता तटस्थ और निष्पक्ष होकर घटनाओं का अध्ययन करता है और उसे ठीक उसी रूप में चित्रित करता है जिस रूप में वे वास्तव में हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपने अध्ययन में व्यक्ति की इच्छा, रुचि, रुझान, पूर्वाग्रह, भय आदि को तनिक भी स्थान नहीं देता है। दूसरा है धैर्य। तथ्यों को एकत्रित करने
उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने और कार्य शीघ्र समाप्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुसंधानकर्ता पर कई प्रकार के दबाव पड़ते हैं, परंतु उसे जल्दबाजी में न तो अवलोकन करना और न ही कोई निष्कर्ष निकालना या घोषणा करनी चाहिए। इसके लिए उसे धैर्य पूर्वक धीरज बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा है सख्त मेहनत या कठिन परिश्रम। प्रकृति के रहस्यों, अपने चारों ओर के संसार और विभिन्न सामाजिक घटनाओं को उनके सही रूप से समझने के लिए कठिन परिश्रम करने की बलवती इच्छा का होना अत्यंत आवश्यक है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, इसका तात्पर्य है कि अनुसंधानकर्ता को खुले मस्तिष्क से उस समय तक खोज करते रहना चाहिए या तथ्यों का पता लगाते रहना चाहिए जब तक कि विषय से संबंधित आवश्यक प्रमाण प्राप्त न हो जाएं और उनकी परीक्षा न कर ली जाए। पांचवा एवं अंतिम उपविशेषता है रचनात्मक विचार शक्ति। वैज्ञानिकों के लिए केवल तथ्यों को एकत्रित कर लेना मात्र ही काफी नहीं है। उसके मस्तिष्क में तो यह बात घूमती रहनी चाहिए कि आखिर इन तथ्यों का अर्थ क्या है और उनके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और किन सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। सिद्धांतों की खोज की दृष्टि से रचनात्मक विचार शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। अभी तक की विवेचना से स्पष्ट है कि किसी भी विषय के विज्ञान कहलाने के लिए उपरोक्त बातें आवश्यक हैं। इसे हम बिंदुवार रूप से इस प्रकार से विवेचना कर सकते हैं। पहला, तथ्यों की एकत्रित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाना या किया गया हो। दूसरा, अवलोकन विधि को काम में लिया गया हो। तीसरा, वास्तविक तथ्यों का यथावत चित्रण किया गया हो या क्या है का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो। चौथा, कार्य कारण संबंधों की स्पष्टतः विवेचना की गई हो। पांचवा, निष्कर्ष प्रमाणिक हो अर्थात कि उसकी सत्यता की जांच की जा चुकी हो। छठा, निष्कर्ष सर्वव्यापी होनी चाहिए और सातवां एवं अंतिम है एकत्रित तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती हो। आइए अब हम वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ क्या है, इस बात को भली भांति रूप से समझ लें। विज्ञान के अर्थ को समझ लेने के पश्चात अब यह जान लेना आवश्यक है कि वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, यह क्या है, इसकी सहायता से अध्ययन कैसे किया जा सकता है। साधारणतः उस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है जिसमें अध्ययनकर्ता तटस्थ या निष्पक्ष रहकर किसी विषय, समस्या या घटना का अध्ययन करता है। इस हेतु वह अवलोकन करता है, प्रश्नावली, अनुसूची या किसी अन्य प्रविधि की सहायता से तथ्य संकलित करता है, इसका वर्गीकरण एवं सारणीकरण करता है, विश्लेषण एवं व्याख्या करता है, कार्य कारण संबंधों का पता लगाता है, सामान्यीकरण करता है, वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है और नियमों व सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, इसका सत्यापन करता है। इससे उसकी पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करने की क्षमता बढ़ जाती है। वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ के संबंध में लुंडबर्ग ने लिखा है कि व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित है। इसे अन्य शब्दों में स्पष्ट करते हुए आपने अन्यत्र लिखा है कि समाज वैज्ञानिकों में यह दृढ़ विश्वास पाया जाता है कि उनके सम्मुख जो समस्याएं हैं
उनका समाधान सामाजिक घटनाओं के बुद्धिमत्तापूर्ण और व्यवस्थित अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण द्वारा ही संभव है। अपने यथार्थ स्वरूप में इसी उपागम को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। स्पष्ट है कि वैज्ञानिक पद्धति का संबंध व्यवस्थित ढंग से ज्ञान के संचय से है। इस पद्धति की सहायता से संचित ज्ञान के आधार पर कोई भी विषय विज्ञान का रूप ग्रहण करता है। अब समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग की क्या विशेषता है, उसको हम रूपायित करना चाहेंगे। वैज्ञानिक पद्धति की जो विशेषता समाजशास्त्र में पाई जाती हैं वह इस प्रकार से हैं। पहला, ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति। मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए सामाजिक विज्ञान विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में ज्ञान प्राप्त करने का तथ्य एकत्रित करने हेतु समाजमिति पद्धति, अवलोकन पद्धति, अनुसूची अथवा प्रश्नावली पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति आदि का प्रयोग। अनुसूची ये तथ्यों के संकलन संबंधी प्रश्नों की एक सूची हुआ करती है, जिसमें हम जिस विषय का अध्ययन करना होता है उसकी प्रश्नों की सूची लेकर उत्तरदाता के समक्ष प्रस्तुत होते हैं और उत्तरदाता जो भी उसकी जानकारी देते जाता है, स्वयं अनुसंधान करता वह उस पर भर करके उसके आधार पर तथ्यों का संकलन करता है। प्रश्नावली भी प्रश्नों की एक सूची होती है, किंतु अंतर इतना है कि ऐसे प्रश्नों की सूची को उत्तरदाता के पास हम डाक के माध्यम से भेजते हैं और उससे प्राप्त तथ्यों के आधार पर फिर सरणीयन करते हुए तथ्यों का निष्कर्ष ज्ञात किया करते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति किसी घटना विशेष पर या किसी व्यक्ति विशेष पर जो घटनाएं घटित हुई रहती हैं उसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए उसे समग्र पर लागू करना व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति कहलाती है। साक्षात्कार पद्धति के तहत हम उत्तरदाता के अंदर छुपी हुई जो भावनाएं हैं, विचार हैं, धारणाएं हैं, सोच है, उन्हें हम पूछकर जान पाते हैं और इस आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है। इस तरह समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का सहयोग या प्रयोग किया जाता है, लिया जाता है। दूसरा है अवलोकन द्वारा तथ्यों के एकत्रित किया जाना। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत तथ्यों के संकलन हेतु अध्ययनकर्ता प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन करता है। इसमें काल्पनिक या दार्शनिक विचारों को कोई स्थान नहीं दिया जाता। इसमें तो अध्ययनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर घटनाओं का निरीक्षण और तथ्यों का संकलन करता है। कहीं अवलोकनकर्ता सहभागी अवलोकन का प्रयोग करता है, कहीं असहभागी अवलोकन का प्रयोग करता है, तो कहीं अर्ध सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम सहभागी अवलोकन कहते हैं। अनुसंधानकर्ता उस समूह विशेष में एक अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित होकर उन सारी घटनाओं का बारीकी से अवलोकन करते हुए, निरीक्षण करते हुए वह तथ्यों का संकलन करते रहता है। उसे हम सहभागी अवलोकन के नाम से जानते हैं। असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता तटस्थ दृष्टा के रूप में उस समूह में सम्मिलित होता है और दूर से बैठकर सारी चीज़ों का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन करते रहता है और उसके आधार पर तथ्यों का संकलन करता है। अर्ध सहभागी अवलोकन, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, कुछ घटनाओं में तो वह सम्मिलित होता है और कुछ घटनाओं को वह तटस्थ दृष्टा के रूप में सम्मिलित होकर उसका निरीक्षण, सत्यापन करता है। हम समाजशास्त्र में भी सामाजिक वैज्ञानिक को बाल अपराध या वेश्यावृत्ति जैसी समस्या का अध्ययन करना होता है या भीड़ व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो वह उनमें संबंधित तथ्यों को स्वयं घटनाओं का अवलोकन करते हुए एकत्रित करेगा। तीसरा है तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। असंबद्ध या बिखरे हुए आंकड़ों या तथ्यों के आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। सही निष्कर्ष निकालने के लिए यह आवश्यक है
कि प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाए। इसके लिए तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। यह कार्य वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात तथ्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है। किसी भी विषय को विज्ञान मानने का प्रमुख कारण यह है कि उसमें सही निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण आवश्यक है। चौथा है क्या है का उल्लेख किया जाना। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। कोई भी विज्ञान इस बात पर विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है, अथवा क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। वह तो घटनाओं या तथ्यों का यथार्थ चित्रण करता है। वे जिस रूप में हैं उसका ठीक उसी रूप में चित्रण करना उनका कार्य है। अपनी ओर से उसमें कोई नमक मिर्च लगाकर या बढ़ा चढ़ाकर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया करता, बल्कि क्या है का ही उल्लेख करता है। उदाहरण के रूप में विज्ञान तो संयुक्त परिवार प्रथा या जाति प्रथा का प्राप्त तथ्यों के आधार पर ठीक उसी रूप में उल्लेख करता है जिस रूप में वे हैं, ना कि यह बताने का प्रयत्न की जाती है कि यह अच्छी है या बुरी है। पांचवा है कार्य कारण संबंधों की विवेचना किया जाना। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत समाजशास्त्र में घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। विज्ञान तो किसी घटना या समस्या के पीछे छुपे हुए कार्य कारण को खोज करता है। यह तो यह मानकर चलता नहीं कि कोई भी घटना जादुई चमत्कार से घटित होती है, बल्कि विशिष्ट घटनाओं के पीछे कुछ न कुछ कार्य कारण संबंध अवश्य छिपा हुआ होता है, जिसका पता लगाना वैज्ञानिक का दायित्व है। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एवं दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत कार्य कारण के सहसंबंध को स्पष्ट करते हैं। छठा है सिद्धांतों की स्थापना की जाना। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। तथ्यों या घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं, वर्गीकरण या विश्लेषण किया जाता है और तत्पश्चात सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर ही सिद्धांत या वैज्ञानिक नियम बनाए जाते हैं। सातवां है सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव है। समाजशास्त्र में न केवल सिद्धांतों की स्थापना की जाती है, बल्कि समाज विज्ञान भी भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के समान अपने सिद्धांतों या नियमों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा करने में सक्षम है। इनमें वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और इस पद्धति से प्राप्त तथ्यों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनकी प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। समाज विज्ञानों में सिद्धांतों की जांच करना वास्तव में संभव है। उदाहरण के रूप में तथ्यों के आधार पर प्राप्त इस निष्कर्ष कि टूटे परिवार बाल अपराध के लिए काफी सीमा तक उत्तरदायी हैं। अलग अलग स्थानों पर परीक्षा और पुनर्परीक्षा की जा सकती हैं। आठवां विशेषता है सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। समाज विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं वे सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि परिस्थितियां समान रहे तो समाज विज्ञानों में विकसित सिद्धांत विभिन्न समाजों और कालों में खरे उतरते हैं। उदाहरण के रूप में यह सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से ठीक पाया गया है कि पारिवारिक विघटन सामाजिक विघटन पर आधारित हैं। नवा है भविष्यवाणी करने की क्षमता। कोई भी विषय इस कारण विज्ञान माना जाता है कि वह क्या है के आधार पर क्या होगा बताने में
अर्थात की भविष्यवाणी करने में समर्थ है। अन्य शब्दों में वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से संचित ज्ञान भंडार के आधार पर भविष्य की ओर संकेत करने की प्रत्येक विज्ञान की क्षमता होती है। समाजशास्त्र के मौजूद ज्ञान के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राकृतिक विज्ञानों के समान यह भी भविष्यवाणी करने में काफ़ी सीमा तक समर्थ है। उदाहरण के रूप में समाज में वर्तमान में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर समाजशास्त्र यह बता सकता है कि भविष्य में सामाजिक व्यवस्था का रूप क्या होगा, जाति व्यवस्था किस रूप में रहेगी या परिवार के कौन से प्रकार विशेष रूप से पाए जा सकेंगे। अंतिम विशेषता है वस्तुनिष्ठता। वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता पर विशेष बल दिया जाता है। बिना वस्तुनिष्ठता के वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना किसी भी रूप में संभव नहीं है। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य है घटनाओं का अध्ययन ठीक उसी रूप में करना जिस रूप में वे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए अध्ययनकर्ता को प्रत्येक स्तर पर इस बात की विशेष सावधानी रखनी होती है कि उसके स्वयं के पूर्वाग्रहों, विचार, भावनाओं, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अध्ययन के में बाधक न बन जाए। उसे तो पूर्णतः निष्पक्ष होकर के तथ्यों का या घटनाओं का यथार्थ चित्रण करना है और निष्कर्ष निकालने होते हैं। प्राकल्पना की सत्यता या असत्यता को प्रमाणित करना होता है। इस तरह समाज शास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति की प्रयोज्यता की विशेषताएं ये रहीं। आगे और सौभाग्य प्राप्त हुआ तो हम आपके सामने होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।